in this mathematics class I'm going to discuss very important new topic and that is the case study. Okay, आपके क्वेश्चन पेपर में जो बोर्ड के क्वेश्चन पेपर होगा उसके दो पार्ट्स होंगे, ठीक है। और पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में पहले जो 16 क्वेश्चंस होंगे वो 1 मार्क्स के होंगे, ठीक है। एंड नो एमसीक्यू, नो फिल इन द ब्लैंक्स एट ऑल, वो केवल सॉल्व करने वाले उस क्वेश्चंस होंगे, छोटे छोटे 16 क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद आपको 4 केस स्टडीज मिलेंगी, ठीक है। उन केस स्टडीज को आपको पढ़ना है, समझना है। उसके बाद उसके ऊपर 5 क्वेश्चंस होंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे। उन क्वेश्चंस में से आपको केवल 4 सॉल्व करने हैं। तो इन दिस वे 4 केस स्टडीज होंगी और वो सभी 4 मार्क्स की होंगी, ठीक है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वो केस स्टडी में आपको एक फिगर हो मिलेगा, उसके ऊपर डिटेल्स मिलेंगी। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं अभी यहां पर, जिससे आपको समझ में आएगा कि केस स्टडीज वाले क्वेश्चंस हमें कैसे सॉल्व करने हैं। घबराना नहीं है, ये न्यू पैटर्न है और एनालिटिकल मैथमेटिक्स के ऊपर है, बेस है और एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स को यहाँ पर बढ़ावा। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन है, दिस इज द ट्री। अभी आपने बुक में, आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है, एक ट्री है जो टूट के गिर गया है ऐसा, एंड द टॉप ऑफ द ट्री जो है ये 18 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री है, एंड द टॉप इज मेकिंग 30 डिग्री विद द ग्राउंड, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल हाइट ऑफ द ट्री। सो इसका जो डायग्राम है, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द हाइट एंड डिस्टेंसेस और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ओके, तो ये जो फिगर है, मैंने ये मान लिया ये AB है और ये AC है, यहां से लेकर यहां तक, और ये 18 मीटर है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 30 डिग्री का। दिस टॉप ऑफ द ट्री मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड। ओके, सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। उसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे कि हाउ कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ tan 30 इन ट्राइंगल। अब इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने में छोटे छोटे स्टेप्स होंगे और उन स्टेप्स के ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। जैसे देखिए यहां पर tan 30 की वैल्यू पूछी जा रही है। इस ट्राइंगल में tan 30 की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शंस आर x upon 18, 18 upon x, y upon x और 18 upon y. So you have to choose the correct answer. तो आप देखिए tan 30 कितना था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्या होगा? x upon 18। तो आंसर होगा आपका x upon 18। This is the first A is your answer. Okay. Now the second question may be asked the value of sin 30 in triangle ABC। इस ABC के sin 30 की वैल्यू, उसमें ऑप्शंस आपको मिलेंगे। सपोज ऑप्शन है x upon 18 से मैं बता दे रहा हूं आपको 18 upon x, C x upon y and d is y upon x सपोज, ठीक है। तो अब ये 4 ऑप्शंस में से आपको करेक्ट ऑप्शन sin 30 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। sin 30 की वैल्यू एक्चुअली दूसरी होती है, लेकिन यहां पर इस ट्राइंगल में sin of this angle is x upon y है। so this is your answer, C is the correct answer, correct। इसी तरीके से अगर तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, थर्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? द वैल्यू ऑफ x, तो यहां पर आपको मान लीजिए वैल्यू ऑफ x जो दिया हुआ है, मान लीजिए 18√3 दिया है, b दिया है 12√3, c दिया है 12 और d दिया हुआ है आपका 6√3। तो अब आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमको फाइंड आउट करना परपेंडिकुलर और गिवन क्या है? बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं अपन? tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस x अपॉन 18। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां पे आएगा 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू x अपॉन 18। तो x इज इक्वल टू आएगा 18 अपॉन √3, जिसको हम सॉल्व करेंगे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 18√3 अपॉन 3। तो ये कैंसिल हो जाएगा 6।
तो आंसर आएगा 6√3। दिस इज योर आंसर। ठीक है, समझ में आया आपको? तो इस तरीके से आपको 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है y की वैल्यू पूछ ले, तो y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें sin थीटा की वैल्यू चाहिए होगी, क्योंकि हम इसमें cos थीटा से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, cos ऑफ 30 डिग्री तो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ y, मान लो द वैल्यू ऑफ y आपसे पूछा जा रहा है, तो आप देखिए यहां पर क्या यूज करेंगे हम लोग, cos ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 18 अपॉन y, और cos 30 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, √3 अपॉन 2, सो दिस इज √3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 18 अपॉन y। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा 36 अपॉन √3, 36 अपॉन √3 y की वैल्यू। अब इसको √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपका 12√3। सो 12√3 विल बी द आंसर। सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व द केस स्टडी। ठीक है, अभी और कुछ केस स्टडीज मैं आपके सामने बताता हूं। नाउ स्टूडेंट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। This is based on a coordinate geometry. 3 students A, B, C are seated in a coordinate plane. A is seated. The coordinates of A is -3, 0, and coordinates of B is 1, -3, and coordinates of C is 4, 1. अब इसमें मैंने आपको कोऑर्डिनेट्स बता दिए हैं, वहां पर क्या होगा, ग्राफ का बना होगा, ग्राफ जैसा। ठीक है, और उसमें ये पॉइंट्स ऐसे बने होंगे। ठीक है, और आपको फाइंड आउट करने के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड आउट करने होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस कैसे आएंगे कि आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द डिस्टेंस, ये दोनों के बीच की A और B के बीच डिस्टेंस कितनी है, B और C के बीच की डिस्टेंस कितनी है, A और C के बीच की डिस्टेंस कितनी है, उसके ऑप्शंस होंगे आपके पास में। ठीक है, क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, तो उसके बाद फिर आपसे पूछ सकते हैं इसमें कि ये ट्राइंगल किस टाइप का ट्राइंगल है, स्केलिन ट्राइंगल है या राइट एंगल ट्राइंगल है या आइसोसेलेस ट्राइंगल है या इक्विलैटरल ट्राइंगल है। करेक्ट, इसके बाद में और पूछ सकते हैं कि इस ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें छोटी छोटी आपसे पूछी जा सकती हैं, क्योंकि आपका जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्राइंगल को डिलीट कर दिया गया है, तो एरिया पर बेस्ड क्वेश्चन जो भी आएगा तो यहां पर आपको पता रहेगा कि यहां पर ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा, तभी आप उसका एरिया फाइंड आउट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो वो फॉर्मूला आपको यूज नहीं करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने वाला, जिसमें हम अगर कोऑर्डिनेट्स पता होते हैं तीनों के तो ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, द स्टूडेंट A एंड स्टूडेंट B। सो यहां पर आपको डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है स्क्वायर रूट ऑफ, यहां देखिए -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 3 का 0 + 3 का होल स्क्वायर, तो ये तो हो गया 4 का स्क्वायर 16 और ये हो गया 3 का स्क्वायर 9, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 दैट इज 5। ओके, 5 यूनिट्स। ठीक है, ये हो गया। अब आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछा गया, ऑप्शन में मिलेगा आपको 5, तो आप ऑप्शन 5 में टिक कर दीजिएगा। इसके बाद सेकंड पूछा जा रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ BC, तो BC की डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए फिर आपको डिस्टेंस फार्मूला यूज करना पड़ेगा, 4 - 1 होल स्क्वायर प्लस -1 - 3 होल स्क्वायर, -1 - 3 होल स्क्वायर। अब देखिए 4 - 1 3 का स्क्वायर होता है 9 और -3 - 1 - 3 कितना हुआ -4 का स्क्वायर भी 16, तो ये फिर से ये देखिए वैल्यू आ गई आपकी 5। सो 5 यूनिट्स आपको आंसर उसमें मिलेगा ऑप्शन में, तो आप उसमें टिक करेंगे। थर्ड चीज पूछी जा रही है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ AC, AC की डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे देखिए ये हो गया 4 + 3 का होल स्क्वायर, 4 + 3 होल स्क्वायर प्लस 1 - 0 होल स्क्वायर, 1 - 0 का होल स्क्वायर, तो यहां पे आया 4 + 3 कितना हो गया 7, 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49 और ये +1, तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 50, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5√2। सो डिस्टेंस ऑफ AC इज 5√2, जो कि आपके ऑप्शन में मिलेगी।
और आप उसमें आंसर में टिक करेंगे अगर आप सही कैलकुलेट करते हैं तो। इसके बाद विच टाइप ऑफ ट्राइंगल इज दिस। अब आप देखिए ये पूछा जा रहा है कि ये ट्राइंगल किस टाइप का है। तो एक तो चीज ये AB और BC की डिस्टेंस आप देख रहे हैं, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ओके, तो अब दूसरा क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर कितना हो रहा है, जरा देखिए ध्यान से। ये स्क्वायर रूट के अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर। तो AB का स्क्वायर हो गया 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कितना आया, स्क्वायर रूट ऑफ 50, 25 प्लस 25 50, ठीक है। सो ये जो हो गया आपका 5√2 जो कि स्क्वायर ऑफ, ये देखिए आपका AC आ गया। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर है। इसका मतलब ये हुआ कि राइट एंगल है यहां पर। सो दिस इज अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। नाउ फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये देखिए ये बेस, ये परपेंडिकुलर या ये परपेंडिकुलर या ये बेस लेकर के आप फाइंड आउट कर सकते हैं। 1/2 5 into 5, 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। सो ये आंसर आ गया आपका 25/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये सारे ऑप्शंस आपको उसमें मिलेंगे और ऑप्शंस में आपको सही टिक करना है। 5 में से केवल आपको 4 ही सॉल्व करने, कोई भी 4 आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व द केस स्टडी क्वेश्चन बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। Okay, see one more case study based on statistics, ठीक है। So in this question number of times of batsman dismissal, किसी एक बैट्समैन की बात हो रही है और वो कितने बार कितने रन के बीच में आउट हुआ, कितने बार वो दिया हुआ है ना। रन से 0 to 20 और 6 बार उसका नंबर ऑफ डिसमिसल 6 बार, 6 times he dismissals between 0 to 20 and 20 to 40 8 times, इसके बाद 40 to 60 10 times, 60 to 80 12 times, 80 to 100 6 times, 100 to 120 ये 5 times है और 120 से लेकर के 140 के बीच में वो आउट हुआ है 3 times। ओके, तो अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो उसने कितनी सेंचुरीज बनाई है। सिंपली आप देख रहे हैं कि यहां पर 80 to 100 है, ठीक है। तो यहां पर ये 6 यहां पर आ सकता है और उसके बाद में 5 ये हो गया और 3 हो गया। तो मिनिमम 8 सेंचुरीज है और मैक्सिमम 14 सेंचुरीज है। मतलब मिनिमम एंड मैक्सिमम के बीच में आपसे पूछ रहे हैं कितनी सेंचुरीज हो सकती है, क्योंकि यहां से 18 to 100 है ये। सो 80 to 100 में यहां पर 81 से लेकर के 100 तक है, तो 100 यहां पर भी हो सकता है। तो मैक्सिमम जो है ना वो है आपका 14 सेंचुरीज और मिनिमम कितनी सेंचुरीज है वो है 8। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द मॉडल क्लास, ठीक है। मैक्सिमम पहले में आपसे पूछा जाए मैक्सिमम एंड मिनिमम सेंचुरीज। तो ये आप देख रहे हैं मैक्सिमम जो है वो 14 के से है और दूसरा जो है वो मिनिमम है 8 सेंचुरीज वो उसने की है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास कौन सी होती है जिस सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आपको ढूंढना है। यहाँ पर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन है, ये है, ये F1 हो गया। सो दिस इज द मॉडल क्लास। लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास या अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास आपसे पूछ सकते हैं। तो यहां पर देखिए अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, तो आप देख रहे हैं 80। तो ऑप्शन में आपको मिलेगा 80, ठीक है। तो उसमें आपको टिक करना है। तीसरा क्वेश्चन इसमें मान लीजिए, मैं मानता हूं कि इसमें पूछा जा रहा है अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास की अपर लिमिट फाइंड आउट करने के लिए पहले इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ये है आपका 0 से 20
और 20 से लेके 40, 40 से है 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120 and 120 से लेकर के 140. So these are the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 classes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 classes है. अब यहां पर इनकी फ्रीक्वेंसीज लिख लीजिए f, ठीक है. f इसकी जो f है ये मैं थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूं. 120 की 6, 8, इसके बाद 10, यहां पे 12, ये हो गया 6, ये 5, ये 3, ठीक है. तो यहां पर देखिए ये हो गया आपका क्लास इंटरवल. यहां पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी. तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसको जब जोड़ेंगे तो 6 और 8 हो गया 14, 14 प्लस 10 हो गया 24, 24 प्लस 12 दैट इज 36, 36 और 6 कितने हो गए? 36 और 6 42, 42 और 8 50. सो ये जो है आपका ये जो n है दैट इज 50. अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे 6, 6 में जोड़ेंगे 14, 14 में 10 जोड़ेंगे कितना हुआ 24, 24 में 12 जोड़ेंगे कितना है 36, 36 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा 42, 42 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 47 और 47 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 50. आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों वैल्यूज the last cumulative frequency and the sum of the frequencies must be equal. ओके, तो यहां पर हो गया 50. तो n/2 की वैल्यू कितनी है? आपके n/2 की वैल्यू है n/2 is equal to 25. अब आपको देखना है कि 25 नंबर कहां पर आएगा. तो यहां पर आएगा 25, क्योंकि यहां 0 से 6 हो गए और इसके बाद यहां पे 7 से 14 तक के हैं और 14 से फिर इसके बाद 15 से लेकर 24 तक यहां पर है. तो 25 से लेकर 36 तक यहां पर है. तो ये हो गई आपकी मीडियन क्लास. तो मीडियन क्लास की अपर लिमिट कितनी है 80. ओके, नाउ आपसे पूछा जा रहा व्हाट इज द सम ऑफ द अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास. ऐसा पूछ मतलब अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ द. so sum of upper limit of modal class and lower limit of median class. ठीक है, तो इन दोनों में देखिए ये 60 प्लस 80, तो आंसर कितना आएगा 140. सो इन दिस वे आपको 5 क्वेश्चन इसमें पूछे. हो सकता है इसमें आपसे पूछा जाए कि आप इसका मीडियन फाइंड आउट कर लीजिए या मीडियन फाइंड आउट या मोड फाइंड आउट कर लीजिए. ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन में से कोई भी आपको 4 क्वेश्चन इसमें से सॉल्व करने हैं. ठीक है, समझ में आया आपको? हेलो स्टूडेंट्स, अब आपके लिए मैं एक और केस स्टडी का क्वेश्चन ला रहा हूं. दिस इज आर्टिकल. ये एक सॉलिड सिलेंडर है जिसमें से एक कोन को काट के निकाल दिया गया है. सो हमको ये जो पोर्शन एक खुला है अंदर से, ये ऐसा कोनिकल शेप में खुला हुआ है. ठीक है, और ऊपर से भी खुला हुआ है लेकिन नीचे इसका बेस है. ठीक है, सो ये डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लास बनाया गया है. दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सॉलिड्स, कोन एंड सिलेंडर. ओके, तो सिलेंडर का तो पूरा है, नीचे बेस है और सीधे कर्व सरफेस भी है, लेकिन कोन केवल इतना पोर्शन है, बेस नहीं है कोन का. ठीक है, तो वो इतना पोर्शन नीचे से अंदर खुला हुआ. तो आपसे पूछा जा रहा अगर इसकी हाइट h है, इसका रेडियस r है. ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन में कि इसका जो कोन का कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, कोन की स्लैंट हाइट कितनी होगी. इसके बाद मान लीजिए इसमें ये भी कहा जा सकता है कि अगर सिलेंडर का या टोटल कर्व सरफेस एरिया कितना है. ये छोटी छोटी चीजें फाइंड आउट करके इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, एरिया बेस कितना होगा. तो ये सब चीजें आपसे वो ऑप्शंस में मिलेंगी क्वेश्चन में. मान लीजिए पहला आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द कर्व स्लैंट हाइट ऑफ द. आपसे पूछा जा रहा है स्लैंट हाइट कितनी होगी, इस कोन की स्लैंट हाइट. तो देखिए स्लैंट हाइट आपको फॉर्मूला पता है h² + r² होगा.
ठीक है, दिस इज द स्लैंट हाइट। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, CSA ऑफ कोन। आपसे पूछा गया CSA ऑफ कोन कितना होगा, तो आपको पता है पाई आर एल है, तो बस इसमें आपको वैल्यू रखनी है पाई आर स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये भी ऑप्शन में आपको मिलेगा तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द कर्व सरफेस, थर्ड पॉइंट पूछा जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसमें, आप देखिए सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया है वो 2 पाई आर एच होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो सिंपल सिलेंडर है, आर और एच दोनों दिए हुए हैं, तो इसका कर्व सरफेस एरिया आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। जो टोटल सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ बेस पूछेंगे आप, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो सिलेंडर में कितना एरिया बेस होगा, वो तो होगा आपका पाई इंटू आर स्क्वायर। अब आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस। तो आपको ये सारी जो चीजें हैं ना, इनका कॉम्बिनेशन यहां पर कर देना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड जो मिला है वो सॉलिड का क्या हो जाएगा, देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर होगा और एरिया ऑफ बेस होगा। तो ये तीनों चीजें हो जाएंगी आपकी पाई आर स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच प्लस 1 पाई आर स्क्वायर। So this is the thing which you have to calculate in this question. Okay, ये 5 क्वेश्चंस हैं, so 5 में से कोई भी आपको 4 करने होंगे। न्यूमेरिकल वैल्यूज भी दी हो सकती हैं, तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू दी है तो मान लीजिए अगर ये दिया हुआ है 6 और 8 दिया है, मान लीजिए ये 6 है ये 8 है, तो यहां पर आपका 10 आ जाएगा, स्मॉल l इज इक्वल टू 10 आ जाएगा स्लैंट हाइट, ठीक है। और उसके हिसाब से आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, ये भी कैलकुलेट, तो सब चीजें कैलकुलेट करने के बाद में आपको आंसर उसमें मिल जाएगा। तो ये ऑप्शंस के साथ में आपके क्वेश्चन, मतलब 4-5 क्वेश्चंस होंगे, 5 क्वेश्चंस में सभी में ऑप्शंस होंगे और यू हैव टू चूज वन ऑप्शन, ठीक है। और सभी मतलब ये सारे क्वेश्चंस 4-4 मार्क्स के हो गए, मतलब अगर आपको 5 में से कोई 4 सॉल्व करने हैं तो सभी क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के हैं, तो ये क्वेश्चन टोटल कितने मार्क्स का हो गया, 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। तो जितने भी केस स्टडीज के क्वेश्चन है, 4 केस स्टडीज के क्वेश्चन मिलेंगे, चारों 4-4 मार्क्स के होंगे, देयरफॉर आपको उसमें 16 मार्क्स ये हो सकते हैं। और 16 मार्क्स के आपके जो 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे सभी चैप्टर से अलग अलग, वो अलग होंगे, ठीक है। तो दिस इज द गुड अपॉर्चुनिटी, आप जितने भी क्वेश्चंस हैं, एक पेपर भी सीबीएसई ने अपलोड किया हुआ है, लेकिन अभी उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगे, जैसे सिमिलर ट्रायंगल अभी मैंने जस्ट स्टार्ट किया है, तो उसमें सिमिलर ट्रायंगल्स के ऊपर भी बेस्ड क्वेश्चन है और बाकी और जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आएंगे, तो आप थोड़ा सा उसको भी आप देख लीजिएगा। ओके, नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहां पर मैंने लिया हुआ है, इस क्वेश्चन में ये इसमें लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में कि ये 2 रोड्स हैं रिप्रेजेंटेड बाय द लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल x plus 3y is equal to 6 and 2x minus 3y is equal to 12 meeting at point P. ओके, सो ये एक क्रॉस रोड है, x एक्सिस एंड y एक्सिस की क्रॉस रोड है और उसमें 2 रोड्स इस तरीके से यहां मिल रही है। सो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ P आपको फाइंड आउट करना है। What is the coordinate? Second question है what is the coordinates of A and what is the coordinates of B, A and B, ठीक है। और फिर आपको फाइंड आउट करना है कि इस ट्रायंगल का, ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, इसका एरिया कितना होगा, ठीक है। तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो पॉइंट P फाइंड आउट करना है। अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P और आपको ऑप्शन मिलेंगे, ऑप्शन दिए रहेंगे आपके, तो क्योंकि ये पॉइंट x एक्सिस पे है तो कोई मतलब उसका ऑर्डिनेट जो होगा वो 0 होगा, ठीक है। तो अभी यहां पर देखिए, अगर हम इसके दोनों के ऑर्डिनेट में 0 रख दें, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, या तो एक तरीका ये है कि इन दोनों इक्वेशंस को हम एल्जेब्रिकली सॉल्व करें, सॉल्व करने से आपको ये पॉइंट मिल जाएगा।
लेकिन आपको ये कंफर्म पता है कि ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पर है, तो इसमें समथिंग कॉमा 0 होगा। मतलब अगर हम y की वैल्यू यहां 0 लिखेंगे तो x की वैल्यू 6 आएगी, और यहां पर भी y की वैल्यू अगर 0 लिखेंगे तो x की वैल्यू 6 आएगी। तो आपका जो कोऑर्डिनेट ऑफ P होगा वो हो जाएगा 6,0। ये इस्तेमाल करना होगा। अगर आप सॉल्व करेंगे तो इट विल टेक सम टाइम, लेकिन इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये जो रोड है ये एक एक्स एक्सिस है और ये वाली रोड वाई एक्सिस एज अ वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। ये सेंटर ऑफ द सिटी है O, ठीक है, और ये दोनों रोड्स यहां पर जाकर के मिल रही है। तो ये पॉइंट निकालना है, तो आपको पता है कि ये एक्स एक्सिस पर पॉइंट है जिसमें ऑर्डिनेट 0 होता है, y की वैल्यू 0 होती है। तो हम दोनों इक्वेशन में y की वैल्यू 0 रख के देखेंगे तो x इज इक्वल टू 6 ही आएगा। नेचुरली दिस पॉइंट विल बी 6,0। ठीक है। अब इसके बाद आपको पॉइंट A अगर आपको फाइंड आउट करना है तो यहां पर देखिए ये पॉइंट y एक्सिस पे है, मतलब 0, समथिंग होना चाहिए। तो 0, समथिंग होने के लिए यहां पर आप x की जगह पर 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू आएगा -4। देखिए x की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहां पे आएगा -3y इज इक्वल टू 12। देयरफॉर देखिए ये हो गया 2 into 0 -3y इज इक्वल टू 12। तो कितना हो गया -3y इज इक्वल टू 12, देयरफॉर y इज इक्वल टू -4। सो ये जो पॉइंट हो गया ये हो गया 0, -4। अब इसमें x की वैल्यू 0 रख दीजिए। y एक्सिस का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना, कोई लाइन y एक्सिस को कहां कट कर रही है, हमेशा उस एक्सिस वो पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए x की वैल्यू 0 रख दीजिए। तो आपको y इज इक्वल टू मिलेगा, यहां से देखिए x की वैल्यू 0 रखेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा y इज इक्वल टू 2। तो ये जो पॉइंट हो जाएगा ये हो जाएगा 0, 2। ठीक है। अब आपको देखिए तीनों पॉइंट पता हो गए, मतलब ये आपके 3 क्वेश्चन हो गए, 1, 2, 3 क्वेश्चन हो गए। ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल। अगर हम इसको बेस लेते हैं तो इस ट्रायंगल का हाइट कितनी होगी, तो हाइट हो जाएगी आपकी 6। ये देखिए यहां ये 0, 0 पॉइंट है और यहां से यहां तक 6, 0 है, तो ये जो डिस्टेंस है ये 6 हो गई। व्हाट इज द बेस, बेस भी आप देख रहे हैं यहां ऊपर 2 है नीचे 4 है, तो ये भी 6 ही है। ठीक है। तो इस तरीके से दोनों आ गया। फिर आपसे पूछा जा रहा व्हाट इज द एरिया। तो आप देख रहे हैं कि इसका जो पॉइंट ए आपने फाइंड आउट किया वो पॉइंट हुआ A, 0, -4। ऑप्शन में टिक करना होगा। ठीक है। पॉइंट थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया व्हाट इज द पॉइंट B, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B, तो वो आपने लिखा 0, 2। ऑप्शन में टिक करना पड़ेगा। ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द बेस। तो ठीक है, BA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखिए यहां से यहां तक 2 है और यहां से यहां तक 4 है, तो ये भी 6 यूनिट्स आ गया। तो अब पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है एरिया ऑफ द रीजन ABP, एरिया ऑफ रीजन ABP। तो वो आप देख रहे हैं 1/2 इंटू ये 6 है और उसकी जो हाइट है ये भी 6 है, तो ये कैंसिल हो गया, 3 हो गया। ओके, तो आंसर आया 18 स्क्वायर यूनिट। जो भी यूनिट दी होगी उस यूनिट पे फिर आपको आंसर लिखना पड़ेगा। सो दीज आर द 5 क्वेश्चंस जिसके ऑप्शंस आपको ये सब मिलेंगे। उस मतलब और भी ऑप्शंस होंगे, उनके साथ में ये ऑप्शंस भी होंगे, बस आपको टिक करना होगा कौन सा सही है सॉल्व करके। ठीक है। तो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन केस स्टडी 5। दिस इज बेस्ड ऑन, मैंने 5 केस स्टडीज आपके साथ आज डिस्कस की है। ठीक है। और भी केस स्टडीज हैं, मैं आपको और बना करके और भी केस स्टडीज के बारे में अभी मैं करता रहूंगा, बताता रहूंगा आपको किस तरह से सॉल्व करना है, कैसे कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है। तो वो सब आपको इससे सॉल्व करना है। ठीक है। लेकिन होगा सब कुछ आपके कोर्स के अंदर का ही, कुछ ऐसा नहीं पूछा जाएगा जो आपके कोर्स से बाहर हो। ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।